हेलो एवरीवन, दिस इज़ द वीडियो फॉर क्लास 10 जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग फ्रॉम योर केमिस्ट्री बुक उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके सेमेस्टर 1 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस विच आर जनरली स्लो रिएक्शन आर शोन बाय। क्वेश्चन को पहले समझिए एंड चारों ऑप्शंस को रीड करिए, देन आपको उसका जो सही आंसर है उसे चूज़ करना है। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस मतलब वो रिएक्शंस जो मॉलिक्यूल्स में होती हैं आर जनरली स्लो रिएक्शंस। वो कैसी रिएक्शंस होती हैं? वो स्लो रिएक्शन होती हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि वो किस में पाई जाती हैं। तो आपने ये चैप्टर अगर अच्छे से समझा है पूरा तो आपको याद होगा कि जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं वो किस में होती हैं? वो कोवैलेंट कंपाउंड में होती हैं, क्योंकि जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, फिर न्यू बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, राइट। और अगर हम आयोनिक की बात करें, आयोनिक मतलब जहाँ पे आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, तो वहाँ की जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? वो हाई स्पीड रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कोवैलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड्स मतलब मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो स्लो रिएक्शंस है वो क्या कोवैलेंट कंपाउंड में होती हैं, आयोनिक कंपाउंड में होती हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में होती हैं, बोथ आयोनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड में। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और सभी बच्चे इसका आंसर दे पा रहे होंगे। आपका राइट आंसर है कोवैलेंट कंपाउंड में। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जहाँ पे भी स्लो मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात होती है वो हमेशा आपके कोवैलेंट कंपाउंड में होगी, और अगर फास्ट आयोनिक रिएक्शन की बात होती है तो उसके लिए आपको आयोनिक कंपाउंड आंसर चूज़ करना था। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है कोवैलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय एन एटम रेफर टू। मतलब एक एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? उस टर्म को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं, कोवैलेंसी कहते हैं, डोनेशन कहते हैं या एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपका सही ऑप्शन है, देखो अगर हम कोवैलेंसी की बात करें तो कोवैलेंसी तो वहाँ पर होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और यहाँ पे शेयरिंग की बात नहीं हो रही है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है या तो उसने लूज़ कर दिए या फिर गेन कर दिए। तो लूज़ कर दिए तो डोनेशन भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि डोनेशन का मतलब तो सिर्फ डोनेट करने की जहाँ पे बात हो रही है, और एक्सेप्टेंस भी नहीं कह सकते क्योंकि एक्सेप्टेंस का मतलब जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ गेन कर रहा हो। तो जब बात होती है दोनों की कि एक एटम कितने लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर टर्म को, जब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म्स हमारे हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। सो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एटम, सो दैट रिफर्स टू इलेक्ट्रोवैलेंसी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। The capacity of an atom to attract the shared pair of electron, मतलब आपको पता है कि जो शेयर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की, अपने तरफ खींचने की जो कैपेसिटी है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है, तो जो कोवैलेंट कंपाउंड की टेंडेंसी है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेशन कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो आपको पता है कि कोवैलेंट कंपाउंड की बात हो रही है, और कोवैलेंट कंपाउंड की टेंडेंसी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसको हम क्या कहेंगे? तो सही आंसर है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको याद होगा, आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में भी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, मतलब एक एटम की टेंडेंसी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो अपने तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन। 4 ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से जो ऑक्सीडेशन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, ध्यान से पढ़िएगा कि वो रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन को नहीं करता है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो आपको याद होगा कि ऑक्सीडेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आपके पास है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हो जब ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो लॉस होते हैं, ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी ऑक्सीडेशन में होता है। एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की अगर बात करें तो ये भी होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या नहीं होता है, डज नॉट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन। तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन में जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये ऑप्शन क्या है, ये इनवैलिड है, ये ऑक्सीडेशन के केस में नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होता है, और हाइड्रोजन का एडिशन की अगर हम बात करते हैं तो वो रिडक्शन के केस में होता है, जस्ट उसका उल्टा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम एंड सोडियम आयन्स, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि सोडियम और सोडियम आयन, तो सोडियम Na है और सोडियम आयन की बात करें तो Na+ इज़ द सोडियम आयन। तो क्या ये दोनों केमिकली सेम होते हैं, तो नो, ये केमिकली सेम नहीं होते हैं। हैव सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या इसमें सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नो। हैव सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, क्या इसमें सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है कि इसमें सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं तो उससे प्रोटॉन पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स आपके सेम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ कंपाउंड विच कंटेन ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दैट इज आयनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या है, तीनों तरह के बॉन्ड्स हैं। आपने 3 तरह के बॉन्ड्स चैप्टर में पढ़े हैं, आयनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है। तो एक ऐसा कंपाउंड इन चारों में से जिनमें ये तीनों बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। तो सबसे पहला एग्जांपल देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें तो NaCl आप जानते हो उसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। अमोनिया की अगर बात करें तो आप जानते हो अमोनिया NH3, तो इसमें आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। कैल्शियम क्लोराइड की अगर बात करी जाए तो दिस इज CaCl2, इसमें भी आपकी जो बॉन्डिंग है दैट इज़ आयनिक। लास्ट ऑप्शन आपका बचता है दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, NH4Cl। तो आपको पता है कि NH4 क्या करता है, जो उसमें अमोनिया है वो कोवैलेंट कंपाउंड है, एंड जब क्लोरीन इससे मिलता है तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है, और जब NH3 एक H+ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू करता है। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है बच्चों जिसमें तीनों आपके बॉन्ड्स आ जाते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। द मोस्ट आयोनिक कंपाउंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा जो आयोनिक कंपाउंड है वो क्या है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सीसियम क्लोराइड। तो सबसे ज़्यादा आयोनिक कंपाउंड क्या होगा, आप लोग जानते हो सीसियम की जो सीसियम क्या है, इट हैज़ द लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हेंस आयन ये क्या करता है, ईजिली फॉर्म करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, अगर इन सब की बात करी जाए तो ये पीरियोडिक टेबल में सीसियम के कंपैरिजन में ऊपर की पोजीशन पे आते हैं, और आपका सीसियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 55। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो कटायन है दैट इज़ द सीसियम। तो जैसे कि हमने कहा कि जो जितना बड़ा कटायन होगा वो उतनी ही ईज़िली क्या करेगा, वो उतनी ईज़िली आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करेगा। तो मोस्ट आयोनिक कंपाउंड पीरियोडिक टेबल का क्या होगा, जो जितना बड़ा कटायन होगा, या आप ये कह सकते हो कि जिसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। अगर आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल से भी इसको कंपेयर करो तो आपने
पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल बच्चों किसकी होती है, हीलियम की होती है, एंड सीसियम की क्या होती है, लोवेस्ट होती है। तो जिसकी सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी, मतलब जो जितना बड़ा कटायन होगा वो उतना ही ज़्यादा आयोनिक कंपाउंड होगा। तो सही आंसर है आपका सीसियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग अ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड इज, ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। ट्रिपल कोवैलेंट का मतलब होता है ये, ठीक है। अब कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग है, तो ना तो अमोनिया होगा, ना ही मीथेन होगा, ना ही वाटर होगा। सही आंसर आपका इसका है नाइट्रोजन, ठीक है। आप इस तरह से ड्रॉ करके भी देख सकते हो, अमोनिया कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, इसी तरह से मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, वाटर का स्ट्रक्चर आप जानते हो H2O होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। उसमें इस तरह के 3 कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन में आते हैं। नाइट्रोजन के साथ मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म करता है और 3 बॉन्ड शेयर करता है, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ कंपाउंड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दैट मीन्स ओनली वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। यहाँ पे मुझे लग रहा है मिस हो गया है, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। तो वाटर की अगर बात करी जाए तो आप जानते हो कि वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो वाटर गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में 1 लोन पेयर है, और अगर नहीं भी दिया है 1, दैट मीन्स एक ही पेयर की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह से मीथेन की बात करी जाए तो उसमें कोई भी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। एंड अगर हम अमोनिया की बात करेंगे तो इसमें 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एंड हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर बात करते हैं तो उसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड बनाओगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड के यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर उधर रहते हैं, इसी तरह से वाटर में रहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि वाटर में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमोनिया इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर अमोनिया है, क्योंकि अमोनिया नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है 3 हाइड्रोजन के साथ, और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन का इस तरह से बच जाता है। तो राइट आंसर इज अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन और शेयर बाय एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो अपने एक एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज़, चाहे वो लूज़ कर रहा हो, गेन कर रहा हो या शेयर कर रहा हो, एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के वक्त टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इसको कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, या फिर एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका वैलेंसी, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन नंबर। तो जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कहा जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और एटॉमिक नंबर भी आपको क्लियर है, तो आपको मैंने ये पढ़ाया भी है कि इलेक्ट्रॉन जो लूज़ हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं, या आप शेयरिंग कह सकते हो, चाहे वो लूज़ हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं, उसको वैलेंसी कहते हैं। और इसी के बेसिस पे जैसे Na+1 का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। याद रखिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्डिंग इन दिस मॉलिक्यूल कैन बी अंडरस्टूड टू इन्वॉल्व कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ठीक है। अब ये जो एक नीचे 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एंड आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप देख लो, सबसे पहला एग्जांपल है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड में क्या हो रहा है कि कार्बन के साथ 4 क्लोराइड मिल रहे हैं। तो आपको पता है 4 क्लोराइड जब मिलेंगे, ऑब्वियसली ये आपका कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला तो मसला ही नहीं है। फिर दूसरा आपका आ जाता है HCl। आप जानते हो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है HCl में,
ठीक है। हाइड्रोजन की भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन में भी। लास्ट हमारा बचता है अमोनियम क्लोराइड। ये अभी हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि अमोनियम क्लोराइड में क्या होता है, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे लोन पेयर है वो हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, उस तरफ जाता है। तो ये क्या करता है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बाउंड फॉर्म करके NH4+ को बना लेता है। तो सही आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, तो सही आंसर आपका इसका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कोवैलेंट कंपाउंड। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आपको कैरेक्टर्स याद कर लेना है कोवैलेंट एंड आयोनिक कंपाउंड के। तो अब हाई मेल्टिंग पॉइंट, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज़ इन मॉल्टेन स्टेट। तो इनमें से कोवैलेंट कंपाउंड का कैरेक्टर क्या है, तो सीधा सा आंसर है आपका कि कोवैलेंट कंपाउंड का कैरेक्टर क्या है। आपकी बुक में पूरा चार्ट दिया हुआ है। अगर मैं आपको उसका पेज नंबर बताऊं सो इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 34। आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो हाई होता है, ठीक है। तो ये तो आपका कट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं तो उनमें से जो पोलर कोवैलेंट होते हैं वही दे आर ओनली सॉल्युबल इन वाटर, एंड जो नॉन कोवैलेंट होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। सही आंसर आपका क्या है, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। जो कोवैलेंट कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल्स में उनका बॉन्डिंग होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सही आंसर है आपका बी, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। 13 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड। अब ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग हो रही है तो इस बॉन्ड में, एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है। आप सभी को पता है कि इस एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है, दूसरा इस वाले हाइड्रोजन का है। दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या कहते हैं उसको, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके क्या है, 2 है, ठीक है। और ये आपका क्या करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है दैट इज़ अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपका सही आंसर क्या है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl डैश लूजेज द इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ। कौन इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। अगर NaCl की बात करें तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और क्या बनने के लिए लूज़ करता है, क्योंकि अब आपको पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 होता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 10 बन जाता है। तो 10 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 10 होता है। तो लूज़ कौन कर रहा है, सोडियम कर रहा है, और बन क्या रहा है, वो नियॉन बन रहा है। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके नियॉन का, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो नियॉन आपका जो है वो आता है एटॉमिक नंबर 10 पे। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके क्या बन जाता है, नियॉन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अ कंपाउंड X कंसिस्ट ऑफ ओनली मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक ऐसा कंपाउंड है X, उसको नेम दिया गया है, उसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं, हैंस X विल हैव। तो X का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, या उसमें कैरेक्टर्स क्या होंगे। उसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन हार्ड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, आयनिक बॉन्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। तो ये क्वेश्चन भी आपका कैरेक्टर से ही फॉर्म है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो स्ट्रॉन्ग उसमें होती है, तो ये वाला तो गलत ही हो जाएगा। जहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है, ठीक है। और तो ये वाला भी आपका गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे मॉलिक्यूल मेंशन है। तो जब मॉलिक्यूल मेंशन है तो आप समझ जाएंगे कि कोवैलेंट की बात हो रही है। और अगर उसकी बात करी जाए स्ट्रक्चर की, तो आपको पता है क्रिस्टलाइन हार्ड स्ट्रक्चर,
ये तो आपके आयोनिक कंपाउंड्स के होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके ही जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन हार्ड सॉलिड्स होते हैं। और अगर कोवेलेंट की बात करी जाए तो वो गैसेस होते हैं, लिक्विड होते हैं या फिर सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। तो ये तीनों आपके गलत हो गए। आपका सही आंसर है लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, जो कि कोवेलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 2,8,7 इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैव, तो आपको पता है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स में हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे हाई मेल्टिंग एंड लो लिखा हुआ है तो ये गलत है, लो होता ही नहीं है। जो लो वाले तो सारे ही गलत हैं, पहला वाला आंसर आपका सही है। बिना सोचे समझे आप इसको टिक कर दीजिएगा, जहाँ पे भी हाई मेल्टिंग और उसके साथ हाई बॉइलिंग भी रहेगा। और रीज़न क्या है कि बिकॉज देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स, इसीलिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। ओके तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका इन एन इथीन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लो, इथीन मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो इथीन मॉलिक्यूल क्या होता है, C2H4, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द इथीन मॉलिक्यूल्स। टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन, टू पेयर्स का मतलब क्या है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन एक ऐसा इलेक्ट्रॉन, तो दो पेयर्स मतलब डबल बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये कहाँ पर होता है, किन दो एटम के बीच में शेयर हो रहे होते हैं। तो आपको पता है इथीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, नीचे आप ऑप्शंस देख सकते हो। 2 कार्बन एटम के बीच में हो रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में हो रहा है, 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन के बीच में हो रहा है, या नन ऑफ द अबव। तो इथीन कुछ इस तरह से होता है। कार्बन के पास हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरे वाले कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और ये वाले जो होते हैं ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल सिंगल हो रही है, यहाँ पे डबल नहीं हो रही है। इस तरफ भी ऐसे ही होता है, क्योंकि क्या फॉर्मूला था आपका, C2H4। तो C2H4, तो जो आपका 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो किसके बीच में हो रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में हो रहे हैं। या तो आप 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, या फिर आप डबल बॉन्ड्स कह सकते हो कि किसके बीच में डबल बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स हैं वो 2 कार्बन एटम्स के बीच में, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं, गलत हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल टू फॉर्म कंपाउंड बाय। अब मेटल नॉन मेटल के साथ, आपको पता है मैंने इतनी देर से मैं कोवेलेंट कर रही हूँ, तो कोवेलेंट कहाँ हो रहे हैं, नॉन मेटल के बीच में हो रहा है। अब यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या है, कौन सा कंपाउंड है, एंड बाई कैसे हो रहा है। वो आयोनिक कंपाउंड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। तो आपको पता है कि आयोनिक कंपाउंड में शेयरिंग नहीं होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही इसका सही आंसर है। बाकी दोनों में कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट आएगा ही नहीं जहाँ पे मेटल और नॉन मेटल की बात होगी। सही आंसर आपका हो जाएगा आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करते हो। ट्रांसफर का मतलब क्या, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, एक डोनेट कर देता है एक एक्सेप्ट कर लेता है, ये वाला केस होता है आपके इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स में। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट अ कोवेलेंट कंपाउंड। आपको पता है इस तरह का जो डैश है दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड। तो आंसर ए आपका ठीक है, ये डबल है, ये ट्रिपल है, और ये तो बॉन्ड है ही नहीं लास्ट वाला, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 21, एटम्स लाइक oxygen and chlorine dash the electron to form a stable molecule such as O2 and C2। ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जब ये O2 या Cl2 फॉर्म करेंगे, मतलब जब 2 ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, O2 बन रहा है। तो ये कैसे बन रहा है, शेयरिंग हो रही है, डोनेट हो रहा है, कि क्या हो रहा है। तो आपको पता है कि जो जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास आप अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका होता है 8, यानी कि 2,6। यानी कि ऑक्सीजन के बाद आपके जो ऑक्सीजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग करता है। तो ये इस तरह से डबल बॉन्ड
फॉर्म करते हैं और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ इनके बच जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका आंसर क्या है, शेयर्स। जब क्लोरीन क्लोरीन भी आपस में मिलेगा तो वो भी क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करेगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, शेयरिंग। ठीक है, और अगर आप इस तरह भी समझो कि ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ही तो बन रहे हैं ना, और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड से बनते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ट्रांसफर से नहीं बनते हैं, ट्रांसफर से आयोनिक बनते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर, अब जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, ऑलवेज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑलवेज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन एंड एक्वस स्टेट, ऑलवेज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉलिड स्टेट में जब ये होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, और मॉल्टन स्टेट्स में जब होते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रोवेलेंट की बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी शेयर करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आयंस जो होते हैं वो मॉल्टन स्टेट में ही इनके पास होते हैं, जब इनके पास फ्री आयंस होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कब शेयर करेंगे, जब ये मॉल्टन स्टेट में होंगे। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन और लिक्विड स्टेट। ठीक है, जब ये सॉलिड स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। आपको पता है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड नॉन कंडक्टर्स होते हैं, और अगर कोवेलेंट कंपाउंड की बात करी जाए तो वो तो हमेशा ही आपके नॉन कंडक्टर्स हैं। तो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन मॉल्टन या फिर एक्वस उसमें, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग, जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड हैव, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी हो चुका है, तो हम आगे मूव करते हैं। द प्रॉपर्टी विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज़ दैट। अब देखो, एक क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या है। इट इज़ ईजली वेपराइज्ड, इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट ऑफन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। तो अगर आप एक तरह से देखो तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये एक्चुअली में है तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है एक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की, तो दैट इज़ इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इस केस में आप इसको हाई मेल्टिंग पॉइंट ही मेंशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट विच इज़ नॉट अ टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। यहाँ पे भी टिपिकल प्रॉपर्टी पूछी जा रही है कि कौन सी टिपिकल प्रॉपर्टी नहीं है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट तो होता ही होता है, एंड लिक्विड में वो इलेक्ट्रिसिटी भी कन्वर्ट करता है, एंड क्या है, सॉल्युबल भी है वाटर में। लास्ट बचता है आपका एग्जिस्ट एज अपोजिटली चार्ज आयंस इवन इन द सॉलिड स्टेट। तो ये आपका गलत है, सॉलिड स्टेट में आयंस नहीं होते हैं। तो सही आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कोवेलेंट कंपाउंड द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू। तो ये भी अभी आपको रट चुका है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवेलेंट कंपाउंड में बॉन्ड्स बनते हैं। व्हेन अ मेटल बिकम एंड आयन, जब एक मेटल आयन बनता है तो एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, वो लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज हो रहा है, गेन कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, गेन कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, लूज़ कर रहा है और रिड्यूस हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए, लूज़ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे तभी वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। इससे पहले भी हम लोग अभी एक ऑक्सीडेशन की बात कर चुके थे, तो हमने वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी ऑक्सीडेशन की। तो वहाँ पे मैंने कहा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन में होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो लूज इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइजेस, जब एक मेटल आयन बनता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक मेटल है, ये आयन बन गया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और प्लस का साइन इसके ऊपर आ गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। अ केमिकल टर्म फॉर अ कंपाउंड for a bond formed by a shear pair of electron with both coming from the same atom। ठीक है, एक केमिकल टर्म आपसे पूछा जा रहा है एक बॉन्ड के लिए जिसमें जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम ही एटम से आ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। हम लोगों ने अमोनिया की बात करी थी, जब यहाँ पे एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन की तरफ चला जाता है, यानी कि एक ही एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंपाउंड एक्स कंसिस्ट ऑफ ओनली मॉलिक्यूल्स। तो जब मॉलिक्यूल्स की जहाँ पे भी बात आए समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है या कोवेलेंट कंपाउंड की। तो कोवेलेंट का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता नहीं है, आयनिक होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। आपके पास आंसर बचा है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड नो बॉइलिंग पॉइंट। यही इसका सही आंसर है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड में लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 30 पे, फॉर्मेशन ऑफ आयन्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स से जब आयन्स बनते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही आसान सा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। आप जानते हो मॉलिक्यूल्स यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड में आयोनाइजेशन होता है, हमेशा याद रखिएगा। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आयन्स, ठीक है, उसको हम आयोनाइजेशन कहते हैं। जैसे HCl है तो H+ और Cl- में आयोनाइज्ड हो गया। और जब हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता है आयन्स का। मैंने आपको क्लास में भी समझाया था ये कि आयन्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ऑलरेडी उस इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में आयन्स थे, अब वो सेपरेट हो गए, तो उसको आयनाइजेशन ना बोल करके डिसोसिएशन बोला जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो आयोनाइजेशन है, अगर आयन्स की बात होती तो यहाँ पे डिसोसिएशन होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द आयन्स प्रेजेंट इन CaNO3 होल ट्वाइस। तो क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि एक कंपाउंड दिया हुआ है CaNO3 होल ट्वाइस। इसको जब हम आयन्स इसके बनाएंगे तो उसमें कौन से आयन प्रेजेंट होंगे? तो आपके पास है Ca+NO3-, Ca2+NO3, Ca2+NO3-, Ca3+NO3-। तो इनमें से क्या होगा, इसको हम लोग डिसोसिएट करके ही देख लेते हैं, हमें आयन्स इसके पता चल जाएंगे। तो हमारा कंपाउंड क्या है? CaNO3 होल ट्वाइस है। तो अब देखो Ca2+ हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 इधर आया हुआ है। और NO3 नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है? 1-। तो NO3 1- एंड Ca2+। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, थर्ड वाला। ठीक है, तो ये है, एक्चुअली माइनस का साइन यहाँ पे दिख रहा है, ये माइनस का साइन ऊपर होगा। Ca2+ एंड NO3 1-। उसके अलावा सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं। अमंग द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म बिटवीन। अब इनमें से आयोनिक कंपाउंड किसके बीच में बनता है, क्वेश्चन ये है। तो CnH के बीच में बनेगा, N और H के बीच में बनेगा, MgNCl के बीच में बनेगा, CnO के बीच में बनेगा। तो सही आंसर है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज़ द आयोनिक कंपाउंड। आप इसको फॉर्म करके भी देख सकते हो। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज टू फ्लश द बैग्स ऑफ चिप्स। जो चिप्स हम लोग खाते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 33, जो गैस चिप्स के पैकेट्स में भरी होती है दैट इज़ द नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इन O2 मॉलिक्यूल्स। तो हम लोगों ने अभी O2 वाला बनाया था, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स शेयर हो रहे हैं? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर शेयर इन द O2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इन O2 मॉलिक्यूल्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इनकी शेयरिंग हो रही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कोवेलेंट। चारों में से आपका कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका H2CaO KCl N2S। तो इसमें से कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एंड H2CaO एंड जस्ट अ सेकेंड एंड Na2S। चारों में से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कोवेलेंट?
तो सिंपल सा आंसर है इसका, आपको पता है हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कोवैलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड बोथ, ठीक है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है इसमें जिसमें दोनों आएंगे, तो ये हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। NH4Cl एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें इनफैक्ट तीनों बॉन्ड्स आते हैं। अगर आपसे दो भी पूछा जाता है तो भी आपके इन सब में से आंसर आपका यही है, कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड NH4Cl में ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट कैपेबल ऑफ गेनिंग एज वेल एज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा एलिमेंट जो गेन भी कर रहा है और लूज भी करता है इलेक्ट्रॉन को, तो वो एलिमेंट कौन सा है? Hg है, Ca है, Ag है, या फिर H हाइड्रोजन। तो आपको पता है हाइड्रोजन के पास टेंडेंसी क्या है, गेन भी करने की और इलेक्ट्रॉन को लूज भी करने की। क्वेश्चन नंबर 38, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज एक्सपेक्टेड बिटवीन S एंड Cl, एस सल्फ़र और क्लोराइड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कौन सी होती है? तो अगर सल्फ़र और क्लोराइड के बीच की बॉन्डिंग की बात करी जाए तो आपको पता है क्लोरीन क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है दैट इज़ द पोलर कोवैलेंट, क्योंकि ये पोल्स फॉर्म कर लेता है बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका दैट इज़ पोलर कोवैलेंट। कोवैलेंट तो है ही, अब पोलर है कि नॉन पोलर है, तो उसमें आपके पास आंसर में आ जाएगा पोलर कोवैलेंट। 39 पे आ जाते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज़ प्रेजेंट, ठीक है, इनमें से किन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं FeCl2 H3O+, तो इसका आंसर भी बहुत ही आसान सा है। राइट आंसर इज H3O+, ठीक है। आपको पता है कि हाइड्रोनियम आयंस में आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होते हैं जब हाइड्रोजन उसमें आके अटैच्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द रीज़न ऑफ बॉन्डिंग इन आयोनिक कंपाउंड इज़, आयोनिक कंपाउंड में जो बॉन्डिंग का रीज़न है वो क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिपल्जन है, अट्रैक्शन है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा? इसमें से आपका आंसर होगा अट्रैक्शन फोर्स। जो ट्रांसफ़र होता है वो क्यों होता है? अट्रैक्शन फोर्स की वजह से होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 41 क्वेश्चन की तरफ। 41 क्वेश्चन है आपका, विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिएक्शन दी हुई है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने समझा है, पूछा जा रहा है कि कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। तो ZnO क्या हो रहा है? ये आपका जो ZnO है यानी कि जिंक ऑक्साइड, ये रिड्यूस हो रहा है। कैसे रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि आप यहाँ देखो तो इसमें ऑक्सीजन हट गया है, अब सिर्फ Zn बचा है। तो रिडक्शन का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लूजिंग ऑक्सीजन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, इनमें से मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड आप सबको पता है MgCl2 है। मैग्नीशियम एटम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 तो लूज़ करेगा ही नहीं, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये तो आपका गलत हो ही गया। अब इधर आ जाओ, मैग्नीशियम एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म मैग्नीशियम कटायन, यस ये होता है आपका। मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ एन आयोनिक कंपाउंड, ये भी होता है, ठीक है। थर्ड है, क्लोरीन एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म द, तो एक एक क्या करेगा? क्लोर। तो सही आंसर अब इसका क्या हो जाएगा? डज नॉट, क्योंकि पूछ रहा है तो सबसे पहला क्या है? गलत है, तो वही आंसर इसका क्या है? सही है। ओके तो नेक्स्ट आ जाइए, वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम, बहुत आसान है, आप सबको पता है वैलेंसी क्या है एल्युमिनियम की। आगे बढ़ते हैं, वाई डू एटम शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड में एटम इलेक्ट्रॉन्स क्यों शेयर करते हैं? तो ऑब्वियसली हर जगह जहाँ पे भी शेयरिंग हो रही है तो वो नोबल इलेक्ट्रॉनिक मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए ही होती है। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? तो आपको पता है मेटल नॉन मेटल आयोनिक होता है, मेटल्स का कोई लेना देना नहीं है, नॉन मेटलिक के बीच में होता है, तो 2 नॉन मेटल्स के बीच में बनता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड।
क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 46 है द रीज़न ऑफ बॉन्डिंग इन आयोनिक। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अट्रैक्शन फोर्स है इसका आंसर। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 46 को, तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं। अ सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो एक सब्सटेंस जो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे। तो ऐसे जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको क्या कहा जाएगा, दैट इज़ द, जस्ट अ सेकेंड, तो उसका सही आंसर है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है, H2SCl2 विल गिव 2HCl। तो इसमें H2S क्या है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जो आपका H2S यहाँ पे था, इसमें सल्फ़र था, और यहाँ पे HCl हो गया, सल्फ़र उसमें से हट गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो H2S है ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है, कि ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड, राइट। Then what is the valency of iron in FeCl2? FeCl2 में आयरन की वैलेंसी क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, या फिर 4 है। तो आपका इसका सही आंसर है, आपको पता है आयरन की जो वैलेंसी है उधर क्लोरीन में आई हुई है, तो सही आंसर है आपका 2। ठीक, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं, बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय इक्वल शेयरिंग, बाय वन वे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वन वे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन कोवेलेंट बॉन्ड शेयर इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द आयन। ठीक है, तो वन वे शेयरिंग इसमें होती है। आयनिक कंपाउंड इज, इनमें से आयनिक कंपाउंड कौन सा है, तो NaCl ही है, आपको पता है। बाकी के सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। दैट्स इट, एंड कंप्लीट हो गया है ये आपका। इसमें इतने ही क्वेश्चन है। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मुझसे मिस हो गया है, या कुछ आपको प्रॉब्लम उसमें लग रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।